क्या 2024 के चुनाव एक डन डील है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कितनी सीटें जीतने वाले हैं? प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को तो पहले ही बता दिया है कि इस बार 303 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है। अनुमान तो यहां तक का है कि 350 सीटें जीतने का की कुव्वत रखती है भारतीय जनता पार्टी। और खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह है कि इस बार टिकट का वितरण भी एक नए तरीके से किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद एक एक सांसद के काम की समीक्षा करेंगे और फीडबैक लिया जाएगा सीधे सीधे जनता से। जनता ही ये तय करेगी कि इसे टिकट देना है और जनता ही ये तय करेगी कि इसका टिकट काटना है, और मैसेजिंग सीधे सीधे पहुंचेगी प्रधानमंत्री तक। तो इस तरीके से ये खाका पूरा प्रधानमंत्री के मन में तैयार है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें अपने दम पर जीत सकती है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आप समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी के विरोधी कितना गिर सकते हैं? नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन सीढ़ी पर बैठकर तमाशा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और तमाशा भी ऐसा जिसमें देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जाए, हंसी ठहाके लगाए जाए। दीदी की पार्टी का एक सांसद उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाए और सारे वहां बैठकर खड़े होकर वीडियो बनाएं। हां, ये हुआ है, देख लीजिए। देश के उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते, देश के होते हैं। फिर उनका मजाक उड़ाकर ठहाके लगाना। मोदी सरकार डाउन डाउन। मोदी ने कहा है कि विरोधी जितना नीचे गिरेंगे, 24 में बीजेपी की उतनी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। ये कैसे होगा आगे बताएंगे। मजाक तो मोदी का भी उड़ाया गया, गालियों की बौछार की गई। कायर मोदी, डरपोक मोदी, प्रधानमंत्री को और क्या क्या कहा गया, थोड़ी देर में बताएंगे। मोदी विरोधी मोर्चे के दिमाग में यही चल रहा है कि जो तुम्हारे हिसाब से फैसला न दे उसको बेइज्जत कर दो, उपराष्ट्रपति को डिसग्रेसफुल कह दो। राहुल ने वीडियो बनाया, मजा आ गया, ये लिख दो। विरोधियों के हिसाब से संसद न चले तो उपराष्ट्रपति का, लोकसभा स्पीकर का मजाक उड़ा दो, तमाशा बना दो, उन्हें स्पाइनलेस और शेमलेस का सर्टिफिकेट बांट दो। अपनी गलती पर माफी मत मांगो, उल्टे उपराष्ट्रपति के लिए अपशब्द बोलकर ताली बजाओ और माहौल बनाओ। विपक्ष यही कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. संसद की सुरक्षा में हुई सेंध पर चर्चा के शोर के पीछे छिपकर वेल प्लान्ड तरीके से मोदी पर पर्सनल अटैक की भी पटकथा लिखी गई। सबको हाथ पकड़ पकड़ के कैमरे पर लाया गया, सबके हाथ में
एक ही पोस्टर पकड़ाया गया। मोदी शाही, हिटलर शाही, तानाशाही, तुगलक शाही वाला नारा सबको रटाया गया। विरोधी अभी इतना गिरे हैं, मोदी को हराने के लिए अभी और गिरेंगे, अभी और निचले स्तर की भाषा तक जाएंगे। अलग अलग टाइमलाइन पर सब साथ मिलकर डेमोक्रेसी सस्पेंडेड वाला एक ही पर्चा चिपकाएंगे। सवाल पूछना मना है। मोदी तो तानाशाह है, मोदी तो डरपोक राजा है। इंडी अलायंस से जुड़ी सारी पार्टियां 24 तक यही टेप बजाएंगी। मगर फन फैक्ट यह है कि इससे मोदी का जरा भी नुकसान नहीं होगा। 24 में घाटा तो विरोधियों का ही होगा। मोदी ने भी तो यही कहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। अब ऐसा है कि वो कर रहे हैं तो सबके सामने है। अरे इतने बड़े हार के बाद थोड़ा तो अंदर सोचना चाहिए कि क्यों हार गए। इसे हार नहीं कहते हैं, इसे जनता के द्वारा पिटाई कहते हैं। इसके बावजूद तो कुछ तो चाल चलन में बदलाव होना चाहिए। अब ठीक है, वो करते हैं तो जिस जगह पर हैं आप देख रहे हैं, 24 के बाद और सिकुड़ जाएंगे। अब सवाल है कि जिस वक्त मोदी विरोधी गुट से जुड़े हैंडल्स सड़क छाप भाषा पर उतर आए हैं, उस वक्त मोदी क्या कर रहे हैं? 24 में जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि विरोधी जितना नीचे गिरेंगे उनका ग्राफ उतना नीचे जाएगा, 24 में बीजेपी का ग्राफ उतना ऊपर जाएगा? इसका एक जवाब इंडी अलायंस के भीतर मची उठापटक में है। कांग्रेस ट्रॉली कैंप से वीडियो तो खूब बना रही है, लालू से नीतीश, नीतीश से ममता और फिर सबसे आखिर में अखिलेश। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस ने अभी से सबको किनारे लगाने का काम शुरू कर दिया है। इंडी अलायंस में अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस किस से मिल रहा है? इंडी अलायंस के मंच पर आने से पहले कौन सा खेमा, कौन सी सियासी खिचड़ी पका रहा है, किससे हाथ मिला रहा है, डिटेल्स आगे बताएंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि मोदी ने 24 में विरोधियों को झटका देने के लिए कौन सा मास्टर प्लान रेडी किया है। यह मोदी का वो डेटा है जिसकी बदौलत बीजेपी को 14 में जीत मिली, 19 में जीत मिली और अब 24 में यही डेटा गेम चेंजर हो सकता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 लोकसभा सीटें 3 लाख से ज्यादा वोट्स के अंतर से जीती। 2014 में ऐसी 42 सीट थी जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस वोट से था। तो क्या 24 में भी यही रिपीट होगा? 2014 और 19 के बीच बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। मोदी के साथ बीजेपी के कमिटेड वोटर्स तो थे ही, नए वोटर्स भी जुड़े हैं। बीजेपी 31% से 37% पर चली गई। 31% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 2014 में 282 सीट मिली थी।
तो 37% वोट शेयर के साथ आंकड़ा 303 सीट पर पहुंच गया। इस वक्त मोदी विरोधी मोर्चे का फोकस प्रधानमंत्री को डरपोक, कायर और तानाशाह बोलने पर ही केंद्रित है। जबकि मोदी अभी से 2024 का डेटा एनालिसिस करके बैठ चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे नंबर्स को डिकोड करते हैं। 2019 में 543 में से 236 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। 236 में से 164 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली, यानी 67% का स्ट्राइक रेट। 24 में इन सीटों पर बीजेपी को हराना विरोधियों के लिए आसान क्यों नहीं होगा, अब इसकी वजह भी देखिए। 2014 में 543 में से 166 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा था। इन 166 में से 116 सीटों पर बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, यानी 2014 में 78% सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के लिए जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा वोटों का था। 2014 और 19 की तुलना करें तो दोनों ही बार सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। 2 लाख प्लस के मार्जिन से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने ही जीती। 2014 में 60 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा था। इन 60 में से 42 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। 2019 में 131 ऐसी सीटें थीं जहां जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 71 सीटें ज्यादा। इन 71 सीटों में से 63 पर बीजेपी को 3 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी 88% का स्ट्राइक रेट। अगर टोटल कर दिया जाए तो 131 सीटें जहां जीत का मार्जिन 3 लाख प्लस था, उनमें से बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली, यानी 80% का स्ट्राइक रेट। 2014 में 16 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा का था। इन 16 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 81% का स्ट्राइक रेट। 2019 में 52 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 4 लाख से ज्यादा था, यानी 14 के मुकाबले 36 सीट ज्यादा। इन 36 में से 31 सीट पर बीजेपी को 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट रहा 86%। 2019 में इन 52 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी ने 4 लाख प्लस के अंतर से जीत हासिल की। अब 5 लाख प्लस से जीत का आंकड़ा देखिए। 2014 में ऐसी 6 सीटें थीं जिसमें से बीजेपी ने 5 जीती। 2019 में 5 लाख प्लस के अंतर से जीत वाली ऐसी 17 सीटें थीं जिनमें से बीजेपी ने 15 सीट जीती। 2019 में जिन राज्यों में बीजेपी को 3 लाख प्लस के अंतर से जीत मिली, उनकी लिस्ट देखिए। राजस्थान में 25 में से 16 सीट बीजेपी को मिली, वो भी तब जब कांग्रेस ने राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश में 29 में से 16 सीट बीजेपी ने जीती। गुजरात में 26 में से 15 सीटें जीती। हरियाणा में 10 में से 8, यूपी में 10 सीटों पर 3 लाख प्लस से जीत का मार्जिन था। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल की 16 में से 11 सीटों पर 2019 में बीजेपी को 3 लाख प्लस से ज्यादा के अंतर से जीत मिली। 2014 में बीजेपी के लिए 3 लाख प्लस वोटों की जीत की अंतर वाली सीटें देश के 8 राज्यों से आई थीं। 2019 आते आते ये आंकड़ा 19 राज्यों तक पहुंच गया। और अगर यही कैलकुलेशन 24 में रिपीट हुआ तो तय मानिए मोदी की 250 सीटें तो कहीं नहीं जा रही। हर बार मोदी के फेवर में ही अपवर्ड ट्रेंड चला है, बाकी सारी पार्टियां घटती चली गई हैं। लेकिन एक डेटा है जिसे मोदी विरोधी गुट इनकैश करना चाहेगा। 2019 में 1 लाख से कम अंतर वाली 77 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। 40 सीटों पर जीत का अंतर 50,000 से कम था। 25 सीटों पर जीत का अंतर 25,000 से कम था। 10 सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत का अंतर 10,000 से भी कम था। 5 सीटों पर जीत का अंतर 5,000 से कम था, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 157। अब इसे राज्यों के गैप से समझते हैं। 1 लाख से कम मार्जिन वाली जो सीटें बीजेपी ने 19 में जीती, उनमें से 20 सीटें यूपी की थीं, 10 पश्चिम बंगाल की, 7 ओडिशा की। तेलंगाना में जीती 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। कर्नाटक में 7 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर और बिहार में 2 सीटों पर 1 लाख से कम का मार्जिन था। और मोदी विरोधी इंडी अलायंस इन्हीं सीटों पर अपना कैलकुलेशन सेट करना चाहेगा। लेकिन इस गुट के साथ 2 सबसे बड़ी दिक्कत है। नंबर 1, एक तो ये आपस में ही समन्वय नहीं बिठा पा रहे। इंडी अलायंस का संयोजक कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे। सीट शेयरिंग नया साल शुरू होने से पहले करो, इस पर भी माथापच्ची होती है, मगर तय कुछ नहीं होता। इंडी अलायंस में पीएम का चेहरा कौन होगा? एक खेमा राहुल का नाम लेता है, मगर ममता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कॉइन करती है। मीटिंग में खड़गे वर्सेस मोदी पर चर्चा होती है,
सब खरगे के साथ खड़े दिखते हैं, कांग्रेस कोई फैसला ही नहीं ले पाती। खड़गे शुड बी द पीएम। पीएम फेस। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं, अभी नहीं। सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्योंकि कांग्रेस वाले तो भारत जोड़ो यात्रा से ही मेरा पीएम राहुल वाला ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं, मगर ममता बनर्जी और इंडी अलायंस में केजरीवाल की पार्टी ने पीएम के चेहरे के तौर पर खरगे के नाम को आगे करके राहुल के समर्थकों को न सिर्फ निराश कर दिया है, बल्कि इंडी अलायंस का पेंच भी फंसा दिया है। ममता और केजरीवाल दोनों ने मिलकर एक तरह से राहुल को साइडलाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं, और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है।